अध्याय 851, अल्फाज के बीच अल्फा। 3। मुझे ऐसे जनरल की जरूरत नहीं है जो मेरी प्रति निष्ठा न हो। जैसे ही उसने एडम की ओर से हाथ को मजबूत किया, एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक्टर, तुम क्या कर रहे हो? आपका परमाणु संयंत्र वास्तुशिल्प ताशा। विक्टर ने ताशा से अधिक बल के साथ अपना हाथ खींचा और उसे पीछे से पकड़ लिया। नए उपन्यास का अध्याय क्रमांक वेल्ड बिन COM पर प्रकाशित किए गए हैं। सहज रूप से ताशा की पूंछ विक्टर के शरीर के चारों ओर लहराई गई, जैसे कि वह उसे अपने कब्जे में लेना चाहती थी, और उसने गुर्रे में विरोध किया, लेकिन उसी समय उसका शरीर गर्म हो गया। आपकी होने की प्रवृत्ति को स्वीकार करना अच्छा है। आप खुद के प्रति समर्पित हैं। उसे स्वीकार करो, लेकिन यह नहीं बताता कि आप कौन थे। वह अपने कान में फुसफुसाया। इतने करीब से कहे गए इन शब्दों ने ताशा की बड़ी पूंछ को विक्टर के शरीर के चारों ओर और भी किरदार लपेट दिया। उनका शरीर सहज रूप से उन्हें चाहता था और साथ ही उन्हें ठीक भी कर रहा था। वह अल्फा में अल्फा था, इसलिए वह किसी के सामने कैसे हो सकती थी? वह ऐसा नहीं कर सकता था। यह उसके स्वभाव के विपरीत था। मुझे छोड़ दो, वह गुर्राए। विक्टर ने खुशी से जवाब देते हुए कहा, मैं अब तारा नहीं पकड़ूंगा ताशा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ताशा ने खुद को देखा। यह सच है, विक्टर के हाइड्रोलिक प्लांट में कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा था। दरअसल यह वह था जो उसे अपनी पूंछ से पकड़ रही थी और उसे अपने करीब ला रही थी। जांच में उसने विक्टर के लिंग को अपने मोटे कोमल गालों में फिट करने के लिए अपनी गांठ को थोड़ा ऊपर उठाया। वह उसे चाहता था और यह बात बहुत ही स्पष्ट थी। ताशा की पूर्व प्रवृत्ति फिर से भड़क उठी और उसने उसे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर से उसे रोक लिया। याद लाया मैंने क्या कहा था? विक्टर ने इस बार उसे बजाते हुए गले लगाया और उसके हाथ से उसका चेहरा पकड़कर अपनी ओर घुमाया। ड्रैगन की चमक के समान गहरे नीले रंग की आंखें, गर्मी के दिन के बादल शेष आकाश के समान आकाशीय नीले रंग की आंखें से मिले। मत भूलो कि तुम कौन थे। क्या तुम एक और बुद्धि चाहते हो? विरोधाभास यह है कि ये शब्द भूरे रंग की चमड़ी वाली मिस्र की देवी की सुरक्षा पूरी ताकत से उभरने और खुद पर नियंत्रण पाने के लिए थी। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। आखिर मैं क्या कर रही थी? मेरे एक वफादार और सहयोगी सदस्य को एक बेकार कारण लगभग नुकसान पहुंचाया। एक चतुर व्यक्ति के रूप में ताशा एडम को अपनी प्रति निष्ठा बनाने के कई तरीके देखने को मिले। एडम स्वयं एक साधारण व्यक्ति था। यदि उसे यह समझ में आ जाए कि वह उसके लिए अधिक उपयुक्त है, तो वह उसकी बहुत सहायता करता है। अंततः वह केवल वोल्फ की प्रति ही नहीं बल्कि सभी भेड़ों की प्रति भी वफादार थी, और यह वफादारी उसे ऐसा कुछ करने से रोकती थी जिससे वेयरवुल्फ और उसकी अपनी सरकार को नुकसान पहुंचता था। वह भेड़ियों के जनरल का एक कारण था। भले ही उसकी समझ वापस आ गई हो, उसकी पूंछ ने विक्टर को जाने नहीं दिया। वह उससे अलग भी नहीं होना चाहती थी, भले ही उसकी सहज प्रवृत्ति इस हरकत से नफरत करती थी क्योंकि वह विनम्र हो रही थी। साथ ही उसकी अपनी सहज प्रवृत्ति उसे पसंद करती थी क्योंकि वह एक मजबूत साथी था। उसके पशु पक्ष के बहुत करीब होना वास्तव में जटिल था। अब वह माया को थोड़ा समझ गई थी। मुझे छोड़ दो, वह तटस्थ स्वर में बोली, जो झुंझलाहट जैसा लग रहा था। विक्टर की आंखें हल्की सी चमक उठी। अच्छा व्यवहार करो। ताशा ने स्पष्ट रूप से कांपते हुए अपने कूल्हों को और भी ऊपर उठा लिया ताकि उसका लिंग उसके अंदर और भी ज्यादा फिट हो जाए। उसके अंदरूनी हिस्से दर्दनाक रूप से गीले थे, उसकी पूंछ की पकड़ उसके शरीर पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी, और उसके भेड़िए जैसे कान उत्तेजना से फड़क रहे थे क्योंकि उसके चेहरे पर टैटू और भी ज्यादा दिखाई देने लगे थे, और उसके तीखे दांत दिखाई देने लगे थे। यह पूरी प्रतिक्रिया सहज और अनैच्छिक थी, जो उसके सामने मौजूद सबसे शक्तिशाली शिकारी के कारण हुई थी। पूर्वजों के बीच से एक पूर्वज का सामना करते हुए ताशा की वृत्ति भी उसके खिलाफ लड़ नहीं सकती थी। हालांकि उसके नए पूर्वज पक्ष को विनम्र होने से नफरत थी, लेकिन उसे यह भावना भी पसंद थी। ये सब इसलिए क्योंकि विक्टर वह व्यक्ति था जिसे वह पसंद करती थी, जिसका वह सम्मान करती थी, और क्योंकि वह मजबूत था, उसका स्त्री पक्ष पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा था। उफ, ताशा को अब अविश्वसनीय रूप से जटिल महसूस हो रहा था। इतनी सारी तीव्र भावनाएं और इतनी सारी नई संवेदनाएं थीं, और सब कुछ भ्रमित करने वाला था।
यही वजह थी कि उसे इस आदमी से जितनी जल्दी हो सके दूर जाने की जरूरत थी। उसे अपने दिमाग और इस नए विकास को व्यवस्थित करने की जरूरत थी। उसे यह समझने की जरूरत थी कि उसके लिए प्रोजेनिटर बनना कैसे संभव था। बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न, लेकिन वह नहीं कर सकती थी, वह उसे दूर नहीं धकेल सकती थी। भले ही वह उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन उसकी लानत पूंछ ईमानदार थी और उसे नीचे दबाए हुए थी। उसका लानत शरीर ईमानदार था और वह स्वेच्छा से अपनी गांठ को उसके ऊपर उठा रही थी, मूल रूप से उससे भीख मांग रही थी कि वह उसे कुतिया की तरह कठोर रूप से भर दे। इस विचार से उसका गुस्सा और बढ़ गया। अपने आप पर नियंत्रण रखो, उसने खुद से दहाड़ते हुए कहा, और उसके चारों ओर एक ग्रीन पावर प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद वो विक्टर से दूर चली गई। विक्टर ने जब उसकी प्रतिक्रिया देखी तो वह खुशी से मुस्कुराया। अच्छा काम, यही वो ताशा है जिसे मैं जानता हूँ। विक्टर मुस्कुराया। वह अच्छी तरह जानता था कि अपनी प्रवृत्ति से लड़ना और खुद पर पूरा नियंत्रण रखना कितना मुश्किल है। अब भी उसके पास अपने विकास से पहले की तरह खुद पर पूरा नियंत्रण नहीं था, लेकिन सौभाग्य से उसका नियंत्रण अधिकांश लोगों की तुलना में बहुत बेहतर था। आखिरकार शुरू से ही उन्हें अपने जीवन में हर चीज पर नियंत्रण रखने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना पड़ा था। ताशा ने गुर्राहट के साथ गहरी सांस ली। उस पल उसने अपने शरीर पर विक्टर की खुशबू महसूस की और उसका दिल और भी तेज धड़कने लगा। उसकी मर्दाना गंध, उसके फेरोमोन, उसके बारे में सब कुछ उसे पागल कर रहा था। कुछ हद तक नियंत्रण पाने की कोशिश करते हुए, उसने अपनी बाहें पार की और विक्टर के अस्तित्व को अनदेखा करने की कोशिश करते हुए एडम की ओर देखा। मैं आपकी वफादारी का सम्मान करती हूँ, एडम, और मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि एक गलत कदम, और फिर मेरा पति, व्यापारिक मित्र भी आपकी रक्षा नहीं कर सकेगा। फुफुफु, आप उसे मार नहीं सकते या उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आखिरकार वह मेरी पत्नी का पिता है, लेकिन इसके अलावा आप जो चाहे कर सकते हैं। जब उसने पत्नी शब्द सुना तो वह अंदर ही अंदर गुर्रा उठी, लेकिन इसे जाहिर नहीं होने दिया। अगर वह मेरी कही बातों पर खरा नहीं उतरा तो मैं उसे जल्दी ही रिटायर कर दूंगी। विक्टर ने सिर हिलाया। या फिर आप उसे जी जान से काम पर लगा सकते हैं। आखिरकार वह उपयोगी है। यह एक अच्छा विचार है। ताशा ने सिर हिलाया क्योंकि वह एडम की क्षमताओं के बारे में अधिक तर्कसंगत रूप से सोच रही थी। यद्यपि वह एडम की क्षमता के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसके अधिकांश विचार उसके अंदर के दर्द भरे गीलेपन के बारे में थे और वह एडम की मजबूत बाहों में जकड़े जाने को कितना याद कर रही थी। अरे, मैं पागल हो जाऊंगी, उसने मन ही मन सोचा। एडम को अब बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी राय इन दोनों प्राणियों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी। जो सच था। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह उनके सामने एक बच्चे की तरह महसूस कर रहा था, जो कि बहुत अपमानजनक था, लेकिन वह क्या कर सकता था। उनमें से एक था द प्रोजेनिटर ऑफ द ब्लड ड्रैगन्स, जो ड्रैगन्स की एक पूरी तरह से नई जाति थी, और दूसरा अब उसकी अपनी जाति का पूर्वज था। और वह ये भी जानता था कि यह स्थिति उसके वफादार बने रहने के अपने फैसले का नतीजा थी। फिर भी उसे इस फैसले पर पछतावा नहीं था। आखिरकार वह राजा वुल्फ के प्रति तब तक वफादार रहेगा जब तक कि वह कुछ ऐसा आदेश न दे जो उसके सिद्धांतों के खिलाफ हो। ताशा ने वुल्फ की ओर इशारा किया। इस कचरे को यहां से बाहर निकालो और इसे कालको ट्री में डाल दो। मुझे पता चल जाएगा कि तुम इसे वहां नहीं ले गए जहां मैंने आदेश दिया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, मेरी रानी। एडम ने आदेश स्वीकार कर लिया। जब आदम चला गया तो उनके चारों ओर एक आवाज सुनाई दी। क्या मुझे तुम्हें बधाई देनी चाहिए, ताशा फेनरीर? पास में महिला की आवाज सुनकर ताशा ने महिला की ओर देखा। स्कैथर स्कारलेट। ताशा की आंखें स्कैथर के शरीर पर घूमी, और उसने उसके ड्रैकोनिक लक्षण देखे। उसने विक्टर की सुगंध को भी उस महिला के शरीर पर महसूस किया, जिससे यह साबित हुआ कि उन दोनों के बीच किस प्रकार का रिश्ता था। इस बारे में जानने पर महिला में गहरी जलन दिखाई दी क्योंकि उसके चेहरे पर टैटू और भी ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगे। उसकी आंखें चमक उठी और अनजाने में ही उसकी शक्ति में विद्रोह की भावना बढ़ गई। स्कैथर ने अपनी भौं उठाए और घृणा से नाक सिकोड़ी, फिर उसके पंख खुल गए, और बदले में उसके शरीर से आने वाला दबाव बढ़ गया। दो आभाओं के बीच टकराव हुआ, जिससे आसपास का क्षेत्र पूरी तरह बदल गया। यह दृश्य देखकर विक्टर की मुस्कान और भी बढ़ गई,
क्योंकि उसे लगा कि भविष्य मजेदार होगा। दोनों के बीच झगड़े के बारे में उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि दिन के अंत में वे दोनों उसके ही थे। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि अगर बात हद से आगे बढ़ जाती तो वह बीच में आकर उन दोनों को काबू में कर लेता। जब तक वे बहुत दूर नहीं जाते, वे एक दूसरे के साथ डिमांड बना सकते हैं। खैर ही उस खेल की प्रक्रिया में कई देश नष्ट हो गए। किससे डर है? वे ड्रैगन थे, प्राकृतिक आपदाएं, प्रकृति के होने के गुण, वे मूल रूप से ग्रह का हिस्सा थे। दो ड्रैगन के बीच युद्ध से ग्रह को स्थायी क्षति नहीं होगी। यह तो वर्णित की आवश्यकता ही नहीं कि वे इस समय पृथ्वी पर नहीं थे, इसलिए ये ठीक था। अरे रुको, ताशा ड्रैगन नहीं है, लेकिन वह अपने भेड़िया पक्ष के कारण प्रकृति के करीब है, इसलिए ये ज्यादा मायने नहीं रखता, विक्टर ने कहा। मुझे आपकी बधाई नहीं चाहिए, स्केच। ताशा ने नाक की नोक सिकोड़ ली। ओह, कितनी असभ्य, जब कोई आपकी सराहना करता है तो आपको धन्यवाद कहना भी नहीं आता। वेयरवुल्फ की कितनी असभ्य रानी। असभ्य, ताशा ने गुर्राहट के साथ कहा, फिर से नोक बंद सिकोड़ी से। असभ्य एक पिशाच डायन है जो अपनी जगह भी नहीं पहचाना जाता है। अरे, तुम क्या नहीं देख सकते? मैं खूबसूरत अब वैम्पायर नहीं हूं। मेरे पुतले को देखो। स्केच ने अपनी लाल राइफल की ओर इशारा किया। तो आप एक जोक से एक महिमामंडित छिपकली में विकसित हो गए। स्कैथा के सिर पर नसें उभरी। कम से कम मैं कोई ऐसी कुतिया तो नहीं हूं जो सबके साथ सोती हो। ताशा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और आंखों में गुस्सा दिखाया। कुटिया, वे दोनों चिल्लाए। अध्याय 852, अल्फाज के बीच अल्फा। 4। उनके आसपास के कम बुद्धि वाले पुरुष वास्तव में यह नहीं समझ पाए कि वे अचानक एक दूसरे के प्रति इतने शत्रुतापूर्ण क्यों हो गए, लेकिन यहां मौजूद सभी महिलाएं लड़ाई का कारण जानती थीं। माया खुद भी इसमें शामिल होना चाहती थी, लेकिन दोनों जिस तरह की ताकत दिखा रहे थे, वह उसके लिए बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं था। मुझे और मजबूत होने की जरूरत है। उसने अपनी सारी झिझक दूर कर दी। ताशा को, जो पहले उससे कमजोर थी, ताकत में इतना आगे बढ़ते देख, उसे एहसास हुआ कि वह पीछे छूट रही है, और वह इसे स्वीकार नहीं करेगी। जैसे ही ताशा और स्कैथा एक दूसरे से लड़ने वाले थे, एक जोरदार आवाज सुनाई दी, और कुछ चीज विक्टर की दिशा में उड़ी और उस पर हमला कर दिया। शक्ति का एक विस्फोट हुआ, और सभी लोग उस हमलावर की ओर देखने लगे, जिसने उसके पति प्रेमी पुरुष पर हमला करने का साहस किया था, जिससे वह प्रेम करती थी। कई खतरनाक महिलाओं की आंखों में क्रोध की चमक दिखाई दी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह फेनरिर है तो उनका क्रोध पूरी तरह गायब हो गया। क्रोध क्यों गायब हो गया? फेनरा विक्टर के लिए एक युद्ध साथी की तरह था, और वह आदमी खुद भी उसे अपने कुत्ते के रूप में देखता था। तो क्या ये सब ठीक था? एक बात तो सही थी। अगर कोई और होता तो प्रतिक्रिया वैसी नहीं होती। जब बात अपने पति की आती थी तो ड्रैगन और मादा भेड़ ये काफी क्षेत्रीय होती थी। प्रेमी साथी। क्षेत्रीय होने की इस स्वाभाविक इच्छा के कारण स्कैथा ताशा के साथ लड़ाई की तलाश में थी। वह महिला की नई शक्ति का परीक्षण भी करना चाहती थी। एडम ने यह दृश्य देखकर अपने चेहरे से पसीना पोंछा। इस आदमी में वाकई खतरनाक महिलाओं को अपने जैसा बनाने की प्रतिभा है। यहां तक कि स्कैथर और ताशा, जो एक दूसरे से लड़ने वाले थे, ने तुरंत विक्टर पर हमला करने वाले प्राणी से निपटने के लिए खुद को एकजुट कर लिया। अगर विक्टर ने एडम के विचार सुने होते, तो वह कहता कि इसीलिए वह उन सभी को यंडेरेस बनाना चाहता था। वे सबसे कोमल, सबसे प्यारी और सबसे समर्पित महिलाएं थीं जो किसी भी पुरुष के पास हो सकती हैं। केवल मूर्ख ही यह नहीं देख पाए। बेशक एडम इस विचार से पूरी तरह असहमत होगा, क्योंकि वह पहले ही अपनी मां जैसी महिला के साथ लंबे समय तक रह चुका था और वह अपनी जिंदगी में उसके जैसी दूसरी महिला नहीं चाहता था। तुम और मजबूत हो गए। फेनरिर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विक्टर, जिसने फेनरिर की कलाई पकड़ी हुई थी, और भी ज्यादा मुस्कुराया। बेशक मैं हमेशा मजबूत होता जाऊंगा। अच्छा, तो मुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। फेनरिर के सफेद बाल खड़े हो गए, और उसने विक्टर पर फिर से हमला किया। विक्टर मूर्ख नहीं था। अपनी वर्तमान स्थिति में भी अंत की अवधारणा के खिलाफ बचाव करना पागलपन था। ऐसा कोई बचाव नहीं था जो उसे उससे बचा सके। उन्होंने कुछ मिलीसेकंड के लिए नोक्टिनॉस द्वारा हमले को रोकने के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक का उपयोग करने के बारे में भी सोचा, लेकिन शून्य भी एंड के खिलाफ नहीं लड़ सका। तो उसे चकमा देना पड़ा।
गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। घनी लाल बिजली ने उसे चारों ओर से घेर लिया, जिससे उसकी गति और भी अधिक हास्यास्पद स्तर तक बढ़ गई। प्रकाश की गति। वह आसानी से उस गति तक पहुंच सकता था। फेनरीर ने अपने पंजों से विक्टर पर हमला करना शुरू कर दिया और विक्टर तेज गति से चकमा देने लगा। फेनरीर, लड़ना बंद करो। उफ, मुझे उस समय से कितनी नफरत है जब ये भेड़िया किसी की नहीं सुनता। ऑरोरा गुस्से से बोलती हुई प्रकट हुई। वह अपने ग्रह के बारे में बहुत चिंतित थी। ठीक है, अपने ग्रह पर इन दो प्राणियों के बीच लड़ाई कुछ ऐसा नहीं था जिसका वह अनुभव करना चाहती थी। बेशक, ऑरोरा की आवाज अनसुनी हो गई। फेनरर और भी अधिक प्रचंड हो गया, क्योंकि उसके हमले अंतरिक्ष और यहां तक कि प्रकाश को भी काट रहे थे। जब लड़कियों ने देखा कि उनके पंजों से कितना नुकसान हो रहा है तो उनकी सांस फूल गई। सौभाग्यवश उनकी सृष्टि के पास, हाँ, हर चीज के आरंभ की शक्ति थी, इसलिए क्षति की मरम्मत स्वतः ही होने लगी, यद्यपि यह बहुत धीमी गति से हुई। तुम्हारा रूप अपर्याप्त है। विक्टर ने फेनरीर के हमले को चकमा दिया और उसकी छाती पर वार किया। फेनरीर को खांसी आ गई और उसकी सांस फूलने लगी। उस हमले से उसे पहले से कहीं ज्यादा दर्द हुआ। तुम्हें और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। विक्टर ने उसके चेहरे पर लात मारी और उसे अंतरिक्ष में भेज दिया। विक्टर के पंख खुल गए और वह आकाश में ऊपर चला गया, जिससे कई धमाके हुए जो पूरे ग्रह पर सुने गए। बर्बरता ओडिन को मारने में आपकी मदद नहीं करेगी। यह पूरी तरह से झूठ था। फेनरीर की वर्तमान स्थिति के साथ वह ओडिन के लिए एक बेहद खतरनाक प्रतिद्वंद्वी था। आखिरकार, पहले के विपरीत, वह अधिक सही ढंग से हमला कर रहा था, लेकिन फेनरीर को यह जानने की जरूरत नहीं थी। पहली बार फेनरीर ने विक्टर के हमलों में से एक को चकमा दिया, जिससे विक्टर उसकी हरकतों को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने अपने पंजों से उस पर हमला किया और केवल हवा पर वार किया। विक्टर अंतरिक्ष में खड़ा रहा और फेनरा को देखने लगा। क्या तुम्हारी इंद्रियां मेरी सोच से ज्यादा तेज है? तुम मुझे कैसे देख या समझ सकते हो? जरा सोचो, हमारी लड़ाई की शुरुआत से ही तुम हमेशा मेरी तरफ देखते रहे हो। मुझे मत बताओ कि न सिर्फ तुम्हारे पंजे और नुकीले दांत बल्कि तुम्हारी इंद्रियां भी गति, गुरुत्वाकर्षण आदि जैसी चीजों को अनदेखा करती हैं। वर्तमान उपन्यासों का अनुसरण करें। ओ नन ओ वी 3LB इन CO। विक्टर ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि यह इतना आसान नहीं था। यह स्पष्ट था कि फेनरीर उसे देख सकता था, लेकिन वह उसके अनुसार चल नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों और कानों ने सभी अवधारणाओं को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके शरीर ने नहीं। कितना विरोधाभासी अस्तित्व है। विक्टर हंस पड़ा। विक्टर के हमलों से होने वाली चक्कर से खुद को बचाने के लिए फेनरीर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और अंतरिक्ष में स्थिर खड़ा रहा। तो मुझे प्रशिक्षित करो। मुझे और अधिक शक्तिशाली बनाओ। फेनरा का मानव रूप और भी अधिक पशुवत हो गया, क्योंकि उसके हाथ और पैर उसके पशु रूप से बदल गए और उसके तीखे दांत प्रकट हो गए। ये रूप इन विशेषताओं को समाहित करते हुए फेनरीर का सबसे खतरनाक हथियार था। उसके पंजे किसी भी चीज को काट सकते थे और उसके दांत सब कुछ खा सकते थे। वह वास्तव में एक विश्वभक्षी राक्षस था, राग्नारोक का एक प्राणी। विक्टर हंसा। वो इसके खिलाफ नहीं था। फेनरा से लड़ने से उसे अंत की अवधारणा वाले प्राणियों से लड़ने में मदद मिलेगी। मरने का डर, हमेशा के लिए मिट जाने का डर। विक्टर को इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार हर लड़ाई में उसके मरने की संभावना थी, इसलिए ये लड़ाई बाकी की तुलना में थोड़ी ज्यादा खतरनाक थी। और विक्टर अब पहले जैसा नहीं रहा। विक्टर का शरीर बदलने लगा। उसके शरीर पर शल्क जमने लगे, उसकी आंखों में काले श्वेतपटल भर गए और उसके सिर पर दो और सींग दिखाई देने लगे। वह अपने ड्रैगन रूप को और अधिक अपना रहा था, लेकिन मानव जैसा ही बना हुआ था। विक्टर ने चुनौती भरे अंदाज में वुल्फ की तरफ हाथ उठाया और कहा, चलो फिर से डांस करते हैं। उद्धरण चिन्ह। सौभाग्य से वे ग्रह से बाहर लड़ रहे हैं, लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं है? क्या होगा अगर वे सूर्य को नष्ट कर दें? क्या हम बर्बाद नहीं हो जाएंगे? ऑरोरा को लगा कि उसका सिरदर्द बढ़ रहा है। उद्धरण चिन्ह। यह पूरी तरह से बकवास है। शक्ति का ये स्तर वास्तविकता नहीं हो सकता। बेला को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही थी। वास्तव में वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी।
वे अंतरिक्ष में बहुत दूर थे, लेकिन अंतरिक्ष से आने वाली धमाके और विस्फोट की आवाजें इतनी तेज थीं कि हर कोई जान गया कि क्या हो रहा है। विक्टर और फेनरिर अंतरिक्ष में लड़ रहे थे। यह बकवास था। ऐसा करने के लिए आपको किस स्तर की शक्ति की आवश्यकता थी? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरी जिंदगी कब ड्रैगन बॉल ज़ेड एनीमे बन गई? क्या मुझे ड्रैगन बॉलर्स की तलाश करनी चाहिए? कम से कम इस तरह से मैं ड्रैगन से कहूंगा कि वह मुझे इस पागल सपने से जगा दे। विक्टर के महिलाओं के बारे में सवाल का जवाब देने वाला युवक जब इस लड़ाई को देखता है तो फिर से बोलता है। लिलियाना, छोटी बच्ची विक्टर ब्लेस्ड, बस चमकती आंखों से ये सब देख रही थी। वह सज्जन अविश्वसनीय थे। दादी, वह माया की ओर दौड़ी, जिससे उसके माता पिता के चेहरे लड़की के रवैये से स्तब्ध हो गए। माया ने छोटी लड़की की ओर देखा और हल्की सी मुस्कुराई। क्या? लिलियाना। एक पल के लिए लिलियाना का चेहरा जम गया जब उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ। आखिरकार वह एक छोटी लड़की थी जिसमें कोई प्रतिभा नहीं थी, इसलिए वह बिना उसकी अनुमति के मातृसत्ता के पास नहीं जा सकती थी। कबीले के पदानुक्रम में उसकी यही स्थिति थी। लेकिन जब उसने माया की सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी, तो उसे सहज ही एहसास हो गया कि उस सज्जन के कार्यों के कारण कबीले में उसकी स्थिति में बहुत बदलाव आया है। वह भले ही एक छोटी सी बच्ची रही हो और उसे कई जटिल बातें समझ में नहीं आती हो, लेकिन एक अलौकिक प्राणी और लाइकोस कबीले में पली बड़ी होने के कारण उसकी मानसिक आयु 12 साल के मानव बच्चे जितनी ही थी। हालांकि उसकी कम उम्र के कारण उसके कुछ क्षेत्र अनुभवहीन रहे, जो सामान्य था। वह बेवकूफ नहीं थी या उसे मूड पढ़ना नहीं आता था, और अभी उसकी हरकतें उसकी उत्तेजना पर आधारित थीं। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, तो उसकी उत्तेजना पूरी तरह से खत्म हो गई। फिर भी, भले ही वह कम उत्साहित थी, फिर भी उसने अपना सवाल पूछा। क्या एक दिन मैं उस आदमी की तरह लड़ पाऊंगा? उसे महाराज कहो। और तुम्हारे सवाल का जवाब हाँ है। ये सब तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करता है। वह झूठ नहीं बोल रही थी। अपने रक्त वंश के शुद्धिकरण के साथ, वह वास्तव में विक्टर की तरह लड़ सकती थी। इसकी तीव्रता उतनी नहीं होगी, और संभवतः यह उन दो असामान्य प्राणियों की तरह ग्रह से बाहर भी नहीं होगा, लेकिन वह निश्चित रूप से कुछ समान हासिल कर सकती है। उस छोटी लड़की के लिए यह उत्तर उसे मुक्त करने के लिए पर्याप्त था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, लिलियाना की आंखें उत्साह से चमक उठी। अध्याय 853। कुछ लोग बस दुनिया को जलते हुए देखना चाहते हैं। बैटल रिलीज रही, एक ड्रैगन बनाम एक भेड़िया। हर बार चकमा देने और हर बार हमला करने के साथ ही फेनर की क्षमता में सुधार हो रहा था। और इतना ही नहीं, उनकी इंद्रियां भी गति के अनुकूल होती जा रही थी। ऐसे ही एक देवता के रूप में जो विश्व को नियंत्रित करने वाली, अनदेखा कर सकता था, वह किसी भी देवता के लिए एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था। लेकिन विक्टर के लिए नहीं। जैसे जैसे फेनरिर बेहतर हो रहा था, विक्टर भी पीछे नहीं रह रहा था। हर हमले, हर दुश्मन के साथ, वो साथ लड़ने के तरीके और भी बेहतर तरीके से सीखें। विक्टर बहुत ही अनुकूलित राक्षस था, एक विशालकाय राक्षस जिसने कभी प्रशिक्षण नहीं लिया। उस निर्देश को उस प्रतिभा के साथ मिलाने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। फेनरा आकाश की ओर दहाड़ा, और उसके दहाड़ से चारों ओर उसकी आकृतियां उत्पन्न हो गईं क्योंकि उसकी रंगहीन शक्ति पुरानी हो गई, और उसने विक्टर पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी, वह विक्टर को नहीं मार सका। ग्रर, मैं उसे क्यों नहीं मार सकता? विक्टर की आंख में चमकती हुई चमक रही थी, और जो लोग उसे अच्छी तरह से जानते थे वे जानते थे कि इसका क्या मतलब है। वह भविष्य देख रहा था, विशेष रूप से 5 सेकंड आगे का। फेनरिर के सभी दावे और उदाहरण की भविष्यवाणी की जा सकती है। खैर ही अंत में अपने आसापासा के दीक्षांत को अछूता कर सकते थे, फिर भी उन्हें ऐसे कदम उठाने की जरूरत थी जो उनके भविष्य को परिभाषित करते थे। यह एक पूर्ण नियम था। लेकिन ये ज्ञात है कि विक्टर ने भी अपने भविष्य की कल्पना पर 100% विश्वास नहीं किया था, बल्कि इसका कारण सरल था। फेनरी के पास अंत की अवधारणा है, एक ऐसी अवधारणा जिसका केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी है, सिद्धांत की अवधारणा। शांत हो जाओ, विक्टर ने कहा, और अगले ही पल वह फेनर के चेहरे पर टकराई मारी। उफ, पुरानी बिजली से पुरानी हुई थी, और हवा पर इस मुद्रा में हमला किया गया कि नताशा तुरंत पहचान गई। एक पंच, 1 मिलियन हिट्स। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे काउंटेस ने विकसित किया था और विक्टर इसे दूसरे स्तर पर ले गया था।
अपनी वर्तमान शक्ति और गति के साथ। अब ये सिर्फ 1 मिलियन हिट्स नहीं था, यह एक बैलिस्टिक हिट्स था। शुद्ध लाल जादू जैसी शक्ति का एक विस्फोट फेनारिर की ओर से हुआ, और यदि यह कोई अन्य जीव होता है तो ऐसा हमला घातक होता है, लेकिन फेनारिर के लिए उसे बस अपना मुंह फिल्म दहाड़ने की जरूरत थी। रोर। अगले ही क्षण वह सारी ऊर्जा अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में स्थित विभिन्न वस्तुओं के साथ लुप्त हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह पवित्र ताशा और माया अवाक थी, वे संगत शब्द भी नहीं बना पा रही थी। औरोरा ने कहा, अब तारों को समझने में आया कि मैं क्यों नहीं चाहती थी कि वह मेरे ग्रह पर है। अनुभव से सब कुछ मिट जाने का दृश्य हास्य था। अंतरिक्ष के उस क्षेत्र में जो कुछ भी मौजूद था, वह रसातल का अंधकार था। अंतरिक्ष और समय जैसी अवधारणाएं अब वहां मौजूद नहीं है, सब कुछ दिया गया था। विक्टर फैना के पीछे दिखाई दिया, और जब भेड़िया ने मुचा पर हमला करने के लिए पुनः आक्रमण किया, तो विक्टर ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। रुकना। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते? क्यों? विक्टर ने केवल फेनरीर को डैमेज की ओर भेजा। फैना ने उस स्थान को देखा और कहा, ओह, जब तक आप इस अंत ऊर्जा का उपयोग करेंगे, हम प्रशिक्षण नहीं दे देंगे। अन्यथा कोई भी युद्ध क्षेत्र अनुपयोगी नहीं होगा। सच कहूं तो विक्टर को अब ओडिन के लिए थोड़ा दुख हो रहा था। वह बिल्कुल भी कोना नहीं था कि फेनरी किस तरह का राक्षस बन रही थी। टाइफॉन की तुलना में फेनरा के बारे में सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी अंत शक्ति अंदर की ओर थी, और वह उसे बाहर फेंक कर सकती थी। ऐसा कुछ जो टॉयफॉन नहीं कर सका। विक्टर ने दोनों दस्तावेजों को देखकर एक समझ बनाई कि ऊर्जा खत्म करने की बात अलग अलग तरीकों से की गई थी। सरल शब्दों में कहें तो फेनारिर टॉयफॉन की तुलना में अधिक युद्ध विचित्र था। इस कारण से राग्नारोक भेड़िया के शरीर के कुछ हिस्सों को शक्ति से नहीं जोड़ा गया था, जैसे कि उसका शरीर, पूंछ और सिर का ऊपरी हिस्सा। ये शक्ति विशेष रूप से उसके पंजों, दांतों के दांतों और हिस्सों में ही थी। टाइफॉन से कुछ अलग, जिसके शरीर की त्वचा में प्राकृतिक कवच की तरह सारी शक्ति थी। जब उसे सील कर दिया गया था तब वह काफी युवा हो रहा था। विक्टर टॉयफॉन ने ग्रीक देशों के किसी व्यक्ति की तरह नहीं देखा था, आखिरकार वह अस्तित्व में हर चीज का विरोधी था। आप सही कह रहे हैं, फेनरा ने नुकसान को देखने के बाद जवाब दिया। मुझे इसे साफ करना होगा, नहीं तो वह मुझे फिर से पीटेगा। फेनर ने बढ़ाया। वह? विक्टर ने उत्सुकता से पूछा। मौत। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, यही एकमात्र बात थी जो वह कह सका, उससे इस उत्तर की आशा नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मौत का अंत मशवरत के साथ संवाद कर रही थी। एक पैनल के विचार के बाद विक्टर को लगा कि यह बात सही है। अंततः अंत की शक्ति आदिम सत्ता मृत्यु से उत्पन्न हुई है, और वह अच्छी तरह से जानता है कि बिना नियंत्रण के वह शक्ति कितनी खतरनाक थी। टाइफॉन को इतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वह बिजली के उपकरण इधर उधर नहीं लगा सकता था। जब तक उसे उकसाया नहीं जाता, वह ठीक रहता है। ये तो डूबने की नहीं कि गया भी उस जीव को नियंत्रित कर देता था। लेकिन यही बात फेनारिर या नॉसपैथियन के ड्रैगन के बारे में नहीं कही जा सकती। आप इसे कैसे ठीक करेंगे? विक्टर ने उत्सुकता से पूछा। मैं उसे बुलाऊंगा, उसने कहा, और बाकी ही पल उसकी आंखें चमकती हुई दुनिया में दिखाई दी, और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से काले रंग से पुराना एक रूप दिखाई दिया। उस जीव ने अंतरिक्ष के क्षेत्र को देखा और फिर फेनरीर को देखा। विक्टर और फेनरीर ने सोचा कि वह कुछ कहेगा, लेकिन इसके बजाय उसने बस अपने हाथ से संकेत दिया, और जो भी कुछ कहा था वह बस फिर से प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कीबोर्ड पर कंट्रोल जोर Z टूल पर सब कुछ रिस्टोर कर दिया हो जो खो गया था। विक्टर ऐसी अलौकिकता देखकर अपनी अंतिम पंक्तियां बिना नहीं रह सका। उसने सोचा, आश्चर्य नहीं कि वह आदिम मशवरे में सबसे महत्वपूर्ण है। याद करो, अपनी शक्ति का मत करो, गरीब एक उद्देश्य है। उसके विरोध में मत जाओ। वह पिज्जा जो न तो पुरुष की थी और न ही महिला की, उनके चारों ओर गूंज रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे पता है, ऐसी फिल्म नहीं होगी, फेनर ने कहा। विक्टर ने जब ये बातचीत की तो उसकी अंतिम निचली रेखा चली गई। ऐसा लग रहा था कि अन्य जादू के विपरीत, जिन लोगों के पास अंत की अवधारणा थी, उनके पासनी की भव्य योजना में एक बड़ा उद्देश्य था। आरंभ के लिए अंत का आना जरूरी है। द्वैत के सिद्धांत
खैर उन्होंने उसे यह नहीं बताया हो, लेकिन वह जो कुछ जानते थे और दुनिया के सत्य को देखकर अपने अनुभव के आधार पर अनुमान लगा लिया। ये कैसे हो सकता है कि ये आदिम जीव हर चीज का संतुलन बनाए रखने के प्रति समर्पित थे। प्रोजेनिटर के साथ प्रशिक्षण करते समय अपनी अंत शक्तियों का उपयोग न करें। इस तरह से आप तेजी से सुधार करेंगे, मौत ने कहा, और अगले ही पल वह मर गई। विक्टर ने उस स्थान पर ध्यान से देखा, और जैसा कि अनुभव था उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, यहां तक कि ऊर्जा का नुकसान भी नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसने आपके बारे में क्या कहा? विक्टर ने उत्सुकता से पूछा, हालांकि अंदर से उसे उस प्रश्न का उत्तर मिलने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि यह कुछ निजी लग रहा था। कल्पना की गई कि जब फेनरी ने बात शुरू की तो उसे कितना आश्चर्य हुआ। सबसे अद्यतित अटे नॉवेल्स एग्री पर प्रकाशित N012 NCO। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं लेकिन जो किसी भी मामले में इंडोनेशियाई होना ही चाहिए। राग्नारोक इसका एक अच्छा उदाहरण है, और आप इसे कितना भी आजमाएं, ये घटना होगी। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह पूर्व प्रेमी है, या ऐसा कुछ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चाहती थी कि ऐसा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा क्यों? मेरा मतलब है, वह राग्नारोक क्यों चाहता है? कौन जानता है? वह मुझे ये समझाता नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि यह संतुलन का कारण है। आखिरकार वे इसके प्रति जुनूनी है। फेनरी ने टिप्पणी की जबकि वह अंतरिक्ष में थी और इधर उधर तैर रही थी। विक्टर ने इसे दूसरी नजर से देखने की कोशिश की, एक और तार और ठंडे कंप्यूटर जैसे नजर से। जब कंप्यूटर मशीन में बहुत अधिक कैश हो जाता है, तो ठप हो जाना या धीमा हो जाना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए अनुभव को जारी रखने के लिए अंत होना आवश्यक है। मैं समझ गया। भले ही ऐसा अनोखा न हो, लेकिन मौत काम कर रही है ना? विक्टर ने सोचा। उन्होंने जो कॉमिक्स पढ़ी, उनके बारे में चुप रहकर उन्होंने सोचा कि डेथ डीसी यूनिवर्स की मौत की तरह काम करती है। उसे हर चीज की तटस्थता की आवश्यकता थी, हालांकि उसे मौत की मृत्यु से सीधे तौर पर कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यह रसातल के न्यायाधीशों और नरक शासकों के हाथों में काम करता था। कम से कम उसने तो यही सोचा था। उसे अभी तक नहीं पता था कि यह सच है या नहीं। लेकिन डेथ ने जो किया, उसे देखकर वह एक बात सीखी। जब अंत की शक्ति किसी वस्तु को नष्ट कर देती है, तो वह वास्तव में लुप्त नहीं होती, वह बस कहीं और चली गई है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता। आप किसी ऐसी चीज को पुनः निर्मित नहीं कर सकते जो पहले ही मिटा दी गई हो। आपको उस वस्तु को फिर से बनाना होगा ताकि वह अनुभव में रहे। मौत ने जो किया वह ऐसा नहीं था। आखिरकार उसके पास भी कुछ बनाने का अधिकार नहीं था। वह मृत्यु थी, हर चीज का अंत। उसके पास कुछ भी बनाने की शक्ति नहीं थी। हालांकि उसे लगा कि उसने यह विचार नहीं बनाया और उसने तय किया कि यह 100% सही है। आखिरकार मृत्यु ब्रह्मांड में सबसे पुराना प्राणी है। कौन जानता है कि उसके पास कितनी शक्तियां हैं? शायद इसलिए कि वह मृत्यु है, उसके अंदर जीवन के कुछ सिद्धांत भी हैं। हालांकि यह सिद्धांत सार्वभौम वृक्ष को पूरी तरह से चुनौती देता है। इस स्थिति के बारे में विचार विमर्श के बाद विक्टर ने फेनरिया को देखा और कहा, चलो वापस आ गए हैं। अलौकिक, मेरे साथ सामूहिक बैठक की तैयारी है। मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है और अपने शिष्य के साथ समय बिताना है। आप बहुत जुड़े हुए आदमी हैं, विक्टर। ये सच है। विक्टर ने सिर हिलाया, और अगले ही पल उसने कहा, क्या मैं आपसे कुछ मदद मांग सकता हूँ? जरूर। फेना ने अपना मुंह चुनकर जम्हाई ली। विक्टर ने अपने अंतिम फेनरीर के गले के अंदर की ओर इशारा किया, और जब उसने अथाह गहराई देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। तो ये ऐसे ही काम करता है ना? विक्टर ने सोचा कि यह गहराई पेट में है, लेकिन वह पूरी तरह से गलत था। ये गले में था। तो वह शक्ति आती है जिसे वो मुक्त करता है। मैं आपकी मदद करूंगा। आपको मुझसे क्या मतलब है? विक्टर मुस्कुराया, ओडिन बैठक में शामिल होंगे। और मुझे अपने जासूसों से कुछ भव्य समाचार मिले हैं। फेनर ने स्पष्ट रूप से विक्टर के प्रश्न का शेष भाग नहीं सुना था, लेकिन हालांकि उसने उसे नहीं सुना था, फिर भी वह तुरंत सहमत हो गया। मुझ पर भरोसा करो। भेड़िए के चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण चमक दिखाई दी। उसे मारने की कोशिश मत करो। हम एक आदिम जानवर के क्षेत्र में होंगे, और आप भी उस क्षेत्र में नहीं लड़ सकते। सत्यम के क्षेत्र में, वो एक वैधानिक देवता के रूप में एक आदिम देवता थे, जिनकी हर चीज पर अधिकार था।
इसमें यह उल्लेख किया गया है कि फेनरा खतरनाका के बावजूद भी यह खुलासा नहीं किया गया है, बल्कि यह उसकी मौलिक सदस्यता का कारण था। एक व्यक्ति के रूप में द ओनर ऑफ लिम्बो जैसे किसी व्यक्ति के लिए उसकी पहचान करना बेहद आसान था। यदि वह अपने उद्यम या अपने परमाणु दांत और आंतरिक शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता, तो फेनरा को आसानी से बंद कर दिया जाता है। ऐसा कुछ जो टॉयफॉन के साथ नहीं किया जा सकता था। हालांकि टॉयफॉन को सील करना आसान था क्योंकि उसे बस पुराने रसातल में फेंक दिया गया था जहां उसकी हिलने डुलने के लिए कोई सहारा नहीं था। अब जब विक्टर ने इसके बारे में सोचा तो पता चला कि इन मंजिलों में कई अंतर्धारणाएं थी। संतुलन, हाँ बेशक, घटिया लोगों के बिना कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। हर किसी में बेकारियां होती हैं। आपको बस सही जगह पर देखना होता है। बिल्कुल नहीं, मैं भी ये रूप नहीं दिखाऊंगा, मैं भेड़िया रूप में हूं। ओह, तुम सीख रहे हो, है ना? हाँ, आखिरकार मेरे पास सबसे अच्छा प्रशिक्षण मित्र है। प्रशिक्षण मित्र, शिक्षक नहीं, है ना? विक्टर ने कभी खुद को फेनरिर का शिक्षक या गुरु नहीं माना क्योंकि उनकी लड़ाई की शैली बिल्कुल अलग थी, और वास्तव में वह इसकी बर्बादी में नहीं थी। बैल बस उसके पंजों से मर जाते थे, और बहुत कम लोग उसे परेशान कर सकते थे। फैना को बस अपने शरीर पर बेहतर नियंत्रण करना था और एक मार्शल कलाकार की विचारधारा को बनाए रखना सीखना था, बाकी सब वह स्वयं ही सीखे। चलो वापस जीवित हैं। हम, अध्याय 854, कोई जिसे मैं जानता था। समर महल का निजी स्नानघर। विक्टर स्नानघर के किनारे पर झुककर छत की ओर देखता हुआ विचारों में खोया हुआ था, क्योंकि वह फेनरिर के साथ हुई अपनी संक्षिप्त लड़ाई को याद कर रहा था। मुझे लगता है कि मैं कुछ खोजने के करीब हूँ। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। फेनरिर के साथ लड़ाई काफी ज्ञानवर्धक रही थी। वह ये नहीं बता सका कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अवधारणाओं को नष्ट होते और पुनः निर्मित होते देखा था या ये फेनरिर का विकास था, लेकिन उसे यह एहसास हो रहा था कि उसने कुछ महत्वपूर्ण चीज पर ठोकर खाई है, हालांकि वह इस पर अपनी उंगली नहीं रख सका। यह अनुभूति अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक थी, जैसे कि आपकी जीभ पर कोई जानकारी हो जिसे आप याद नहीं कर पा रहे हो, या फिर पहेली का कोई टुकड़ा गायब हो जिसके कारण पूरी तस्वीर नहीं मिल पा रही हो। तुम किस बारे में सोच रहे हो, विक? स्कैथा की आवाज उसके विचारों को तोड़ती हुई उसके बाईं ओर से आ रही थी। पानी की लहरें उसके स्नानघर में प्रवेश करने का संकेत दे रही थीं, लेकिन इससे भी विक्टर का ध्यान छत से नहीं हटा। विचारों में खोए विक्टर ने खुलकर जवाब दिया, मैं अपनी प्रगति के बारे में सोच रहा हूं। पानी फिर से खिसक गया, और जल्द ही विक्टर को महसूस हुआ कि स्कैथा उसकी गोद में चढ़ रही है। विक्टर ने अपनी नजर छत से हटाकर अपने सामने खड़ी लाल बालों वाली देवी पर डाली। आखिरकार तुमने मेरी तरफ देखा। वह मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें एक वृद्ध महिला का प्रलोभन और स्कैथा जैसे किसी व्यक्ति का खतरा था। विक्टर ने स्कैथा की विषमवर्णी आंखों में देखा। मैं हमेशा तुम्हें देखता रहता हूं। आज तो ऐसा नहीं लग रहा था। सिर्फ वो कुतिया ही नहीं, भेड़ियों की रानी भी। आज तुम्हारा ध्यान कुछ बंटा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी धमकी, ईर्ष्या और अधिकार जताने की भावना साफ झलक रही थी, जो उसके हर शब्द में साफ झलक रही थी। इस स्थिति में अधिकांश पुरुषों की तरह घबराने के बजाय विक्टर की मुस्कान और भी व्यापक हो गई, और उसने स्कैथा को गले लगा लिया। उसे हमेशा अच्छा लगता था जब उसकी पत्नियां अत्यधिक ईर्ष्या और उससे भी अधिक अधिकार जताती थीं। उसके लिए ये चिंता का विषय नहीं बल्कि खुशी का स्रोत था। अपनी यात्रा की शुरुआत में उसे गढ़ा गया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह सच नहीं है। चाहे कितनी भी महिलाएं मेरे जीवन में आए, मास्टर, आप हमेशा मेरे दिल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे। स्कैथा सिर्फ वह महिला नहीं थी जिसने उसे प्रशिक्षित किया, वह थी जिसने उसकी मानसिकता को पूरी तरह से बदल दिया था। वह आज योद्धा था क्योंकि उसने उसे अपनी यात्रा की शुरुआत में गढ़ा था। स्कैथा के चेहरे पर एक अनैच्छिक मुस्कान उभरी। तुम और तुम्हारे मीठे शब्द, तुम मुझसे इतनी आसानी से नहीं बच पाओगे। किसने कहा कि मैं भागना चाहता हूं? उसने हंसते हुए कहा, अपने बैंगनी सींगों को स्कैथा के लाल सींगों से रगड़ते हुए। एक ऐसे प्राणी के रूप में जो ड्रैगन और वैम्पायर का एक आदर्श मिश्रण था, वह अपनी ड्रैकोनिक विशेषताओं को छिपाने के लिए आसानी से अपना रूप बदल सकता था। उसकी आंखें, उसके सींग, उसकी थोड़ी पपड़ीदार त्वचा और उसके उस्तरे तीखे पंजे जैसी विशेषताएं,
जो कि पंजों की तरह थे। वह इन्हें छिपा सकता था और जब भी आवश्यक हो एक मानव के रूप में प्रकट हो सकता था, ठीक वैसे ही जैसे उसके वापस खींचे जा सकने वाले ड्रेकोनिक पंख। लेकिन उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? उसे अपने वर्तमान रूप में कोई शर्म महसूस नहीं हुई, इसलिए वह अपने मूल मानव रूप में नहीं छिपा। स्कैथा भी इसी भावना से सहमत था। उसकी तरह उसने भी गर्व से अपने सींग, आंखें और अन्य विशेषताएं प्रदर्शित की। ऐसा प्रतीत होता था कि वे अपने असली रूप को अपना रहे थे, और यही बात उन अन्य महिलाओं पर भी लागू होती थी जिन्हें उसने ड्रैगन में बदल दिया था। जब उनके दो सींग आपस में टकराए, तो उन्हें अप्रत्याशित रूप से उनके बीच एक प्रतिध्वनि महसूस हुई, मानो वे एक हो गए हों। उस क्षण स्कैथा ने विक्टर के संपूर्ण अस्तित्व को महसूस किया, मानो वह उसके शरीर पर नियंत्रण कर रही हो। यह ऐसा ही महसूस होता है तुम्हें, है ना? स्कैथा ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा। इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, ये बस अविश्वसनीय है। स्कैथा को अपनी भावनाओं को समझाने या उन्हें परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। अगर उसके वर्तमान शरीर की तुलना पृथ्वी ग्रह के सभी महासागरों से की जाए, तो विक्टर की ऊर्जा उसके नियंत्रण में पृथ्वी के आकार से कई सौ गुना बड़े एक पूरे विशाल ग्रह के समान थी। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम कभी थकते नहीं। इतनी ऊर्जा के साथ अब तुम्हारा थकना लगभग असंभव है। उसने आश्चर्य व्यक्त किया। उसके हृदय में न केवल एक परमाणु रिएक्टर था जो अपार ऊर्जा उत्पन्न करता था, बल्कि रॉक्सेन और उसका अपना ग्रह भी उसकी शक्ति में योगदान दे रहे थे। स्कैथा को यकीन था कि देव राजाओं में विक्टर शुद्ध ऊर्जा के मामले में उन सभी से आगे निकल गया। उसे आश्चर्य नहीं होगा अगर उसके पास इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा उपलब्ध हो। जबकि स्कैथा विक्टर के अस्तित्व की खाई में खोया हुआ था, उसे बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहा था। विक्टर ने गहराई से मुस्कुराया जब उसने स्कैथा की भावनाओं को महसूस किया, उसकी भक्ति, प्रेम, वासना और जुनून। विक्टर इन भावनाओं से अवगत था, क्योंकि स्कैथा ने कई मौकों पर उन्हें प्रदर्शित किया था। हालांकि उन्हें सीधे स्रोत से महसूस करना उन्हें दिखाए जाने से बिल्कुल अलग अनुभव था। स्कैथा ने गहरी सांस ली और अपने शरीर को विक्टर के करीब दबाया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हमेशा इतने चिंतनशील रहते हो। तुम्हारा शरीर पूरी तरह से बदल गया है। पूर्ण नियंत्रण हासिल करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा, है ना? हाँ, लेकिन मुझे पहले भी ऐसा अनुभव हो चुका है, इसलिए इस बार यह आसान है। फेनरीर के साथ मेरी लड़ाई ने मुझे अपने शरीर पर बेहतर पकड़ बनाने में भी मदद की। विक्टर ने जब सुपरमैन को समझने का जिक्र किया तो वह मजाक नहीं कर रहा था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ, दुनिया अनिवार्य रूप से कांच से बनी थी, एक नाजुक दुनिया। केवल वे ही जिन्हें वह बिना किसी चिंता के स्वतंत्र रूप से छू सकता था, वे थीं उसकी ड्रैगन पत्नियां, जिनके शरीर स्वाभाविक रूप से बाकी सभी की तुलना में ज्यादा लचीले थे। मैं इससे समझ सकती हूँ। मैं भी इसी स्थिति से गुजर रही हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो अपने आवेगों को नियंत्रित करना काफी चुनौतीपूर्ण है। ऐसा लगता है जैसे मेरी भावनाएं स्टेरॉइड पर हैं और नियंत्रण से बाहर हैं। उन्होंने बताया। वैम्पायर प्रकृति द्वारा संचालित ड्रैकोनिक प्रकृति। ठीक है, हम ड्रैगन और वैम्पायर का एकदम सही मिश्रण है, हो। उसने कहा। इसका मतलब है कि हमारे पास दोनों जातियों की सभी कमजोरियां और ताकतें मौजूद हैं। सचमुच, मुझे सूर्य के प्रकाश से कोई प्रतिकूल प्रभाव महसूस नहीं होता। विक्टर ने बताया, ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्रैगन पक्ष में वह कमजोरी नहीं है। प्रजातियों के सम्मिलन से पिशाचों की अधिकांश कमजोरियां समाप्त हो गईं, क्योंकि ड्रैगन एक श्रेष्ठ पदार्थ था। ये थोड़ा उलझन भरा है। इसे इस तरह से सोचें, विलय के दौरान ड्रैगन लाइन में सबसे आगे था और वैम्पायर दूसरे नंबर पर था। परिणामस्वरूप ड्रैगन की श्रेष्ठता के कारण हमें दोनों पक्षों से कुछ कमजोरियां विरासत में मिली। तो फिर अब हमारी क्या कमजोरियां हैं? अब हमारी एकमात्र स्पष्ट कमजोरी एंटी ड्रैगन हथियार है, जिसे मैं पहले से ही संबोधित करने की योजना बना रहा हूं। केवल एक मूर्ख ही अपनी कमजोरी के लिए प्रतिकार की तलाश नहीं करेगा, जिसके बारे में वह जानता है। स्कैथा ने अपनी शिक्षाओं के शब्दों को बोलते हुए सिर हिलाया। वास्तव में, और आपने मुझे अच्छी तरह से सिखाया है कि मूर्ख मत बनो। स्कैथा ने अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे यह अच्छा लगा जब उसने बताया कि कैसे उसने उसे कई चीजें सिखाई।
उनकी वर्तमान स्थिति और उनके बीच प्रतिध्वनि के कारण वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसने जो कुछ भी कहा वह सच था, वह पूरी तरह से ईमानदार था। उसे उसके प्यार, स्नेह और अधिकार की भारी भावनाओं का आनंद मिला। जहां तक तुम्हारी समस्या का सवाल है, विक, क्या तुम भविष्य के बारे में बहुत अधिक सोच रहे हो और वर्तमान को भूल रहे हो? आपका क्या मतलब है? मूल बातें, विक्टर, मूल बातें हमेशा याद रखें। वे ही हमारे अस्तित्व का आधार है। जब संदेह हो तो मूल बातों पर वापस जाएं। ये शब्द याद रखें। विक्टर ने सिर हिलाया और सोचा, मूल बातें, उसने स्कैथा के शब्दों पर गहराई से विचार किया और वह उसे क्या सुझाव दे रही थी। वह बिना कारण के ये शब्द नहीं बोलती, क्योंकि वह ऐसी व्यक्ति थी जिसने पहले भी ज्ञान का अनुभव किया था। इस बीच, जब वह विचार कर रहा था, स्कैथा ने गहरी सांस ली और अपने मुंह से गर्म हवा बाहर निकाली। उसने अपने कूल्हों को थोड़ा झुकाया, और अगले ही पल, उसने ड्रैगनलिंग को छोड़ दिया जिस पर वह बैठी थी, व्यवहारिक रूप से खुद को विक्टर पर जगह में टिका दिया। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है, उसने संतोष के साथ कहा जब उसने महसूस किया कि जूनियर ड्रैगन पूरी तरह से उसके गुफा पर आक्रमण कर रहा है और उस जगह पर अपने लिए कब्जा कर रहा है, जैसा कि वह एक घमंडी ड्रैगन था। विक्टर की मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती थी जब वह ईमानदार होती थी। इससे पहले चाहे उसने उसे कितना भी हराया हो, वह कभी भी अपनी ईमानदार भावनाओं को स्वीकार नहीं करती थी। वह बिस्तर में भी एक शुद्ध योद्धा थी। उसने अपना प्यार शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों से साबित किया। लेकिन उसके नए ईमानदार पक्ष के कारण वह और अधिक मुखर हो रही थी, जिससे विक्टर और भी अधिक उत्साहित हो गया, क्योंकि वह अंततः पूरी तरह से ईमानदार हो रही थी। हम्फ, वह हल्की सी मुस्कुराहट, मैं तुम्हारा अहंकार बढ़ता हुआ महसूस कर सकता हूँ, मेरे प्यारे। उसके अंतिम शब्दों ने उसकी मुस्कान को और भी चौड़ा कर दिया, और खुशी की एक अत्यधिक भावना उसकी ओर उमड़ पड़ी। मैं बस खुश हूं, हनी। उसने एक छोटी सी, प्यार भरी और कोमल मुस्कान दिखाई। मुझे पता है। इसके तुरंत बाद उसने उसे चूमा। विक्टर ने भी उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और उसे चूमा, लेकिन जब उसे नीचे से एक अविश्वसनीय सनसनी महसूस हुई तो उसे चुंबन को बीच में ही रोकना पड़ा। वह क्या है? विक्टर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके छोटे ड्रैगन को हर तरफ से दबाया जा रहा है और उस पर हमला किया जा रहा है, क्योंकि चिकनी झिल्ली उसे दबा रही थी और उसके कमजोर स्थानों को दबा रही थी। कसाव अविश्वसनीय था, और अगर वह नहीं होता जो वह था, तो उसे यकीन था कि उसका छोटा भाई पहले ही कुचल दिया गया होता। हम्फ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी समय खेल के मैदान को समतल नहीं कर पाऊंगी? उसने गुस्से से कहा और हल्की सी कराह निकली क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर विक्टर का तरल भर गया है। फुफुफु, मैंने उसे अचानक पकड़ लिया। उसने मन ही मन सोचा। एफ्रोडाइट और मोर्गाना ने मुझे कई तकनीकों के बारे में बताया जो वे तुमसे युद्ध करते समय इस्तेमाल करती हैं। जब तुम युद्ध कर रहे थे तो मैंने भी बहुत कुछ देखा। तो मुझे बस इतना करना था कि उनकी लड़ाई शैली को अपनी लड़ाई शैली में ढालना था। तैयार हो जाओ, मेरे प्यार। मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगी। उसकी आंखें चमक उठी, फिर उसने अपनी तकनीकें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि पानी के छींटे की आवाजें स्नान कक्ष के चारों ओर गूंज रही थी। विक्टर सोच में डूबा हुआ था। एक तो सेक्स और प्यार की देवी थी, और दूसरी औरत एक सक्कुबस थी, जो वासना की दानव थी। स्कैथर ने उनसे जो कुछ भी सीखा, वह उसे बहुत पसंद आ रहा था। यह एहसास ऐसा है जैसे एफ्रोडाइट और जीन एक ही समय में मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। यह अविश्वसनीय है। जैसा कि उसके स्वामी से अपेक्षा की गई थी, वह अधिक समय तक पीछे नहीं रहेगी। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। हो सकता है कि उसने चुपके से हमला करके उसे चौंका दिया हो, लेकिन वह अभी भी वह आदमी था जिसने स्कैथर के शिक्षकों मोर्गाना के साथ मिलकर एफ्रोडाइट को कई बार हराया था। विक्टर के दांत और तीखे हो गए और अगले ही पल उसने स्कैथर की गर्दन पर काट लिया। ओह ओह, अप्रत्याशित गरजने वाले आनंद से स्कैथर की आंखें पूरी तरह से पीछे मुड़ गईं। उसे इतना तीव्र संभोग सुख मिला कि उसके अंदर का सारा तरल पदार्थ जोर से फट गया, जिससे बाथटब के चारों ओर पानी बह गया। जिस तरह विक्टर के पास सुपर बॉडी थी, उसी तरह उसकी भी सुपर बॉडी थी और ऐसी ताकत के साथ अनैच्छिक प्रतिक्रिया सामान्य थी। लेकिन स्कैथर ने इस बारे में नहीं सोचा।
वह इस बात से ज्यादा चिंतित थी कि इस समय उसका पूरा शरीर एक संवेदनशील कामुक क्षेत्र बन गया था, और वह खुशी से पागल हो रही थी। वह एक लंबे समय तक संभोग करती रही और एक बार फिर उसने ये सिद्ध कर दिया कि वह एक महिला होने की खुशी है जो लंबे समय तक संभोग का अनुभव कर सकती है। ईमानदारी से कहूं तो अब उसे हार मानने और इसका आनंद लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अगर वह इतनी जल्दी हार मान लेती तो वह स्कैथर नहीं होती। स्कैथर ने गुर्राते हुए अपना मुंह खोला और विक्टर की गर्दन पर काट लिया। एक क्षण के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी बहुत प्रतिरोधी धातु को काट रही है, जिससे उसके दांत बहुत दुखने लगे, लेकिन वह उसकी त्वचा को छेदने में सफल रही। सच तो यह है कि यह केवल विक्टर के सहयोग के कारण ही संभव हो सका, जिसने उसके लिए अपने शरीर को नर्म बनाया। शरीर पर नियंत्रण जिसे वह फेनरीर के साथ छोटी सी लड़ाई की बदौलत हासिल करने में कामयाब रहा। अपनी विशेषताओं को छिपाना आसान था और अपना आकार बदलना भी बहुत आसान था, लेकिन वह बिना किसी बड़ी कोशिश के अपनी प्राकृतिक सुरक्षा को कम नहीं कर सकता था। यदि वह अपना रूप बदलकर 12 वर्ष का बालक भी बन जाए, तो भी उसका पूरा शरीर उसके वयस्क रूप के समान ही मजबूत रहेगा, और कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन उस लड़ाई की बदौलत उसने अपने शरीर पर नाजुक नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा न होता तो स्कैथर ने उसे काटते समय उसके दांत तोड़ दिए होते। बहुत स्वादिष्ट, स्कैथर ने अंदर ही अंदर कराहते हुए कहा। भले ही उसे अब ड्रैगन के रूप में खून की जरूरत नहीं थी और वह सामान्य भोजन खा सकती थी, लेकिन वह अभी भी मूल रूप से एक पिशाच थी। आखिरकार वह एक पिशाच के रूप में बड़ी हुई, इसलिए भले ही प्राकृतिक भोजन अच्छा हो, लेकिन उसके पति के खून से बढ़कर कुछ नहीं था। उसने काटना बंद कर दिया और कराह उठी जब उसने अपने नितंबों पर दबाव और कान पर काटने का एहसास किया। मैटिस, जो बाहर बाथरूम में जाने की तैयारी कर रही थी, अचानक रुक गई जब उसने ये सब सुना। क्या वे पहले ही शुरू हो चुके हैं? उसने अपनी ठोड़ी को छुआ और विचार किया। एक पल के लिए उनके साथ शामिल होने का विचार उसके दिमाग में आया, लेकिन उसने तुरंत इनकार में अपना सिर हिला दिया। मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। शायद जब वह अकेला होगा तो ये बेहतर होगा। मैटिस जानती थी कि उसके लिए अपने पिता के साथ रिश्ता बनाना बस समय की बात है। आखिरकार वह अपने पूरे जीवन को उसके साथ बिताने के लिए उससे ज्यादा उपयुक्त किसी आदमी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, और यह भी नहीं कि वह अपनी स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझती थी। वह समझ गई थी कि चाहे वह कुछ भी करने की कोशिश करे, वह कभी भी उससे दूर नहीं जा पाएगी। वह पहले ही उसकी अधिकार भावना देख चुकी थी और जानती थी कि उससे बच पाना असंभव होगा। वह भी भागना नहीं चाहती थी। उसके पिता ने उसे बचाया और उसे एक नई जिंदगी दी, और सही बात यह थी कि वह हमेशा उसके साथ रहे और उसका समर्थन करे। मैटिस, उससे पिता कहना बंद करो। वह शर्म से अंदर ही अंदर दहाड़ उठी जब उसे अपने विचारों का एहसास हुआ। वह जमीन पर बैठ गई और अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके जैसी बड़ी उम्र की महिला इतनी कम उम्र के व्यक्ति को पापा कह रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी कोई विकृत इच्छा या कुछ और था। शर्म के कारण अनजाने में ही उसके ड्रैगन पंख प्रकट हो गए, और उसने अपने शरीर को ढक लिया, जिससे एक प्रकार का सुरक्षा कवच बन गया। मेटिस ने यह देखा और सचेत रूप से पंखों को अपनी पीठ पर वापस लाने के लिए नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। उद्धरण चिन्ह। मैं उन्हें गायब नहीं कर सकती। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव है। आखिरकार उसने अपने बारे में जो कुछ समझा था, उसके अनुसार ड्रैगन ऐसे प्राणी थे जो सहज ज्ञान पर काम करते थे। उसकी विचार प्रक्रिया तब रुक गई जब उसने महसूस किया कि उसके गुप्तांगों से कुछ निकल रहा है। उसने उस स्थान की ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि वह क्या है। असंभव। उसके पास दोबारा तर्क करने का समय भी नहीं था, क्योंकि उसने सुना हाँ, और हाँ। उसके पंख फिर से खुल गए, और उसकी आंखें इच्छा से चमक उठी जब उसने गहरी सांस ली और अपने पिता की खुशबू सूंघी। उसने देखा कि क्या हो रहा था, और उसने अपने पिता को देखा, जिसने भी उसकी तरह अपने पंख खोल रखे थे और स्कैथर के साथ ऐसी हरकतें कर रहा था जो जोर से नहीं कही जा सकती थी, जिसने भी अपने पंख खोल रखे थे। ये स्पष्ट था कि उसकी तरह ही वे खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे और अनजाने में अपना असली रूप धारण कर रहे थे। उसकी आंखें उस सदस्य को घूर रही थीं, और यह छवि उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी।
मैं उसे अपने लिए चाहता हूँ। मैं थप्पड़। मेटिस ने खुद को झटका मारा और वास्तविकता से जाग गई। उसने जल्दी से अपने लिए कपड़े बनाए और जितनी जल्दी हो सके बाथरूम से बाहर निकल गई। वह इतनी तेज गति से उड़ी कि फुलगर कबीले के अधिकांश लोग भी शर्मिंदा हो जाएं। वह ग्रह नगर के दूसरी ओर बर्फीले समुद्र की ओर उड़ी और ठंडे पानी में गिर गई। समुद्र की तलहटी पर तैरते हुए क्रिस्टल जैसे साफ पानी को देखते हुए वह मन ही मन दहाड़ उठी। धिक्कार है, ड्रैकोनिक इंस्टिंक्ट्स। मुझे इससे नफरत है। मैं चाहती हूं कि मेरे पापा मुझे चो दें। उसका चेहरा लाल हो गया और फिर वह चीखी और आकाश की ओर शुद्ध स्वर्णिम शक्ति की गर्जना छोड़ी। हे भगवान, यह मेरी सांस थी। अविश्वसनीय। जैसे ही वह पानी से बाहर निकली, उसे फिर से वह सुगंध महसूस हुई और वह तुरंत पानी में वापस आ गई। धिक्कार है। अब वह अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों को कोस रही थी। अध्याय 855। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो इससे निपट लो। तुम मेरी हो। समर, रानी का भवन, ताशा फेनरीर। विक्टर, स्कैथा और मेटिस एक दूसरे के बगल में बैठे थे। विक्टर बीच में बैठा था और अपने सामने हो रहे दृश्य को देख रहा था। कम से कम विक्टर और स्कैथा तो थे। मेटिस का ध्यान उक्त तमाशे की अपेक्षा विक्टर और स्कैथा की निकटता पर अधिक था। वह अपने दिमाग से उस छवि को निकाल नहीं पा रही थी, क्योंकि भले ही वह हेस्टिया की ही पीढ़ी की एक बड़ी देवी थी, लेकिन वह अपने साथियों की तरह स्वतंत्रता से नहीं जी पाई थी, और यह सब उसके पागल पूर्व पति की वजह से हुआ था, जो मर चुका था। इसके लिए मेरे पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए अगर आप पूछते हैं कि क्या वह बूढ़ी थी, हाँ, वह कहेगी कि वह बहुत बूढ़ी थी, लेकिन साथ ही ये कथन गलत था। आखिरकार उसका अधिकांश जीवन ज़्यूस के मस्तिष्क के अंदर रहते हुए उसकी सहायता करते हुए बीता। हालांकि उसे वह चरण ठीक से याद नहीं था, क्योंकि उसकी आत्मा खंडित हो गई थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा था। इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि उसके जीवन में एकमात्र पुरुष जिसने उसके साथ ऐसा किया, वह ज़्यूस था, लेकिन वह उसके पुराने शरीर में था। उसका नया शरीर पूरी तरह से खरोंच से बनाया गया था और विक्टर की आत्मा द्वारा संचालित था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह एक नए मेटिस के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी थी। उसके अस्तित्व को समझाना थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन सरल शब्दों में कहें तो वह एक नई मेटिस थी, जिसे पुराने मेटिस की यादें विरासत में मिली थी। यद्यपि उनके बीच उम्र के अंतर के कारण पुराने मेटिस ने उनके सोचने और दुनिया को देखने के तरीके को बहुत प्रभावित किया, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि नए मेटिस ने भी उनकी अपनी भावनाओं को बहुत प्रभावित किया। देवी, जिसे कभी बुद्धि की देवी कहा जाता था, अपने पिता और निर्माता के सामने पूरी तरह से घुटनों के बल पर थी। वह उसे चाहने से खुद को नहीं रोक सकती थी। वह उसे अपने लिए चाहती थी। वह स्कैथर जैसा ही व्यवहार चाहती थी। वह उसे अपने लिए चाहती थी, और केवल आदिकालीन अराजकता ही जानती थी कि ये भावनाएं उसे कितनी गहराई से परेशान कर रही थी। माँ, क्या आपको नहीं लगता कि आपने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त की? एंडरसन ने सावधानी से पूछा। अपने माता पिता के बीच युद्ध के कारण वोल्क और ताशा के बच्चों को पक्ष लेने से मना किया गया था। यह प्रतिबंध वोल्क की ओर से नहीं बल्कि ताशा की ओर से था। वोल्क के खिलाफ कुछ भी शुरू करने से पहले ताशा ने उसके बेटे का अपहरण कर लिया और उसे अपने सबसे वफादार अधीनस्थों और अपनी पत्नी के साथ बंद कर दिया। यह एक ऐसा काम था जो एंडरसन को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि अब वह बच्चा नहीं रहा था। वह इस युद्ध में शामिल होना चाहता था और शायद इससे लाभ कमाना चाहता था। लेकिन जाहिर है ताशा को ये बात पता थी। इसलिए स्थिति को और जटिल न बनाने के लिए उसने अपने बेटे के साथ साथ अपने छोटे बेटे को भी इस समीकरण से हटा दिया। ताशा ने तटस्थ नजरों से एंडरसन को देखा। क्या आप मेरे निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं? ताशा की आंखों में हल्की चमक आ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, मैं बस परेशान हूं। तो फिर इसके बारे में चिंता करना बंद करो और आगे बढ़ो। उसके अलंकृत शब्दों के बावजूद उसका आशय बिल्कुल स्पष्ट था। अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम भी अपने पिता जैसा ही कर सकते हो। संदेश सभी को स्पष्ट था, यहां तक कि एंडरसन को भी, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकता था? अगर वह कभी अपनी मां से डरता था, तो अब उसका डर कई गुना बढ़ गया था, क्योंकि मां ने उसके पिता के साथ जिस तरह से व्यवहार किया था और वह कितनी मजबूत हो गई थी। वह न केवल एक उच्च स्तरीय देवी थी,
बल्कि उसकी प्रजाति की पूर्वज भी थी। उसे जागृत करने और उसका अल्फा दर्जा छीनने के लिए केवल एक शब्द की आवश्यकता थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ताशा फेनरिर अब अल्फाज में अल्फा थी, और समर के समाज में कोई भी उससे ऊपर नहीं था। और वह इस नियंत्रण को और भी ठोस और अटूट बनाने के लिए काम कर रही थी। यह प्रक्रिया लंबी थी, लेकिन शुरू से ही एक देवी के रूप में उनके पास सबसे अधिक समय था। माँ, अब जब आप अल्फाज के बीच अल्फा हैं, तो मुझे अब राजा बनने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है ना? थॉमस फेनरिर ने अनिश्चितता से पूछा। ताशा ने अपने दस्तावेजों पर काम करना बंद कर दिया और अपने छोटे बेटे की ओर देखा। बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा क्या कहा है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप सामान्यता को स्वीकार नहीं करते। सही है। ताशा ने सिर हिलाया। चूंकि समर में मेरे पास सर्वोच्च अधिकार है, इसलिए मैं तुम्हें राजा बनने या मेरा उत्तराधिकारी बनने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, इसलिए तुम जो चाहो करो। तो थॉमस की आंखें चमक उठी जब उसने ये शब्द सुने। हालांकि उसे वोल्फ का उत्तराधिकारी बनने और ताशा द्वारा गढ़ा गया सबसे अच्छा राजा बनने के लिए पाला गया था, लेकिन उसकी हमेशा अपनी छोटी छोटी इच्छाएं थी जिन्हें वह पूरा करना चाहता था, लेकिन इस विचार के कारण ऐसा नहीं कर पाता था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह कुछ नहीं कर सकता था। बात बस इतनी थी कि उसका ज्यादातर समय मजबूत बनने और बेहतर और ज्यादा सक्षम राजा बनने के लिए प्रशिक्षण लेने में बीतता था, इसलिए उसके पास मस्ती करने के लिए बहुत कम समय होता था। क्या मैं अपने गेम खेल सकता हूं और वे फिल्में देख सकता हूं जिन्हें देखने का मुझे मौका नहीं मिला? ताशा मुस्कुराई। बेशक, लेकिन आपको मजबूत बनने के लिए अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। ये हिस्सा समझौता योग्य नहीं है। मैं आपके शिक्षकों को राजनीतिक पाठों को थोड़ा कम करने का निर्देश दूंगी, लेकिन आपको फिर भी उन्हें करना होगा। उफ, थॉमस ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उसने सोचा कि यह कुछ न होने से तो बेहतर ही है। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि आप अपनी भावी पत्नियों और अपने समूह के सदस्यों की तलाश करने की उम्र में पहुंच चुके हैं। इस पर भी कोई समझौता नहीं किया जा सकता। थॉमस का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वह अभी भी इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। पैक के सदस्य को चुनना आसान नहीं था, और एक रानी के बेटे के रूप में जो एक प्रोजेनिटर बन गई थी, उसके छोटे भाई के पीछे भागने वाली महिलाओं की संख्या अनगिनत थी। एक पल के लिए उसका दिमाग एक संभावित साथी के रूप में अजीब आंखों वाली एक चुड़ैल पर चला गया। उसने सोचा कि वह आदर्श विकल्प थी क्योंकि वे एक ही स्थिति रखते थे, और वह मजबूत और प्रतिभाशाली भी थी। लेकिन एक समस्या थी, वह एक इंसान थी और उसके ऊपर एक चुड़ैल थी। क्या मैं किसी मानव का पीछा कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ताशा ने अपने दस्तावेज पर लिखना बंद कर दिया और तटस्थ भाव से अपने बेटे की ओर देखा। थॉमस को पसीना आने लगा जब उसने अपनी मां की स्थिर निगाहें देखी। तुम्हारे मन में कोई है ना? वह लड़की कौन है जिसने तुम्हारी रुचि जगाई है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो। थॉमस की रीढ़ की हड्डी में ठंडक तब गिरी जब उसने अपनी मां की आवाज सुनी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खैर, मेरे दिमाग में कोई है, उसका नाम एमिली है। एमिली क्या है? उसका अंतिम नाम क्या है? अगर वह किसी प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से नहीं है, तो आप जानते हैं कि मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। थॉमस ने चूहे जैसी धीमी आवाज में बुदबुदाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मोरियाटी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ताशा की आंखों की चमक कई गुना बढ़ गई। थॉमस अब बलि चढ़ाए जाने वाले सूअर की तरह लग रहा था और उसे बहुत पसीना आ रहा था। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मुझे पता है ना? आखिरकार उसके लिए इसकी अनुमति देना असंभव है। थॉमस ने सोचा। सच कहूं तो चुड़ैलों की बहुत खराब प्रतिष्ठा थी। भले ही उन्होंने भेड़ियों की बहुत मदद की थी, लेकिन यह मदद शोषण के रूप में आई क्योंकि केवल वे ही कलाकृतियां बना सकते थे जो पूर्ण वेयरवुल्फ रूप में कृत्रिम परिवर्तन की अनुमति देती थी। ऐसा कुछ जिसकी अब आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसकी मां अधिक शक्तिशाली हो गई थी और वह चंद्रमा को बुलाकर वही प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम तो बेटा होना कुछ ऐसा ही होता है, स्कैथर ने टिप्पणी की। ये जटिल है ना? मैटिस ने उसका ध्यान बटाने के प्रयास में टिप्पणी की। मुझे लगता है कि यह परवरिश पर निर्भर करता है। जहां तक मैं जानता हूं, एक पुरुष का पालन पोषण एक महिला के पालन पोषण से ज्यादा आसान है। सचमुच? स्कैथर ने पूछा।
हालांकि उसके पास कई छात्र थे, लेकिन उसके पास ऐसा कोई छात्र नहीं था जिसे उसने बहुत छोटी उम्र से पाला हो, इसलिए उसे वास्तव में कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। यही बात मैटिस के लिए भी कही जा सकती है, जिनकी केवल एक ही बेटी थी, लेकिन उन्होंने कभी उसका पालन पोषण नहीं किया और न ही उससे कभी बातचीत की। खैर, यही बात मेरे दोस्त की माँ ने मुझे बताई थी। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, और शायद मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या मतलब है तुम्हारा? स्कैथर ने उत्सुकता से पूछा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने कहा था। आखिरकार मेरे सभी बच्चे शायद लड़कियां ही होंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप इस बात पर इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? विक्टर ने स्कैथर की ओर देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी, जबकि उसकी बैंगनी लाल आंखें हल्की सी चमक उठी। मैं बस जानता हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्कैथर और मैटिस अवाक रह गए। मुझे यकीन है कि मेरी सभी बेटियां भी पापा की बेटियां होंगी। वह हंसा। स्कैथर ने विक्टर को स्वाभाविक रूप से बहुत देर तक देखा, फिर बोली, ठीक है, यह अपरिहार्य है, बस नीरो और ऑफिस को देखो। वे तुम्हें अपनी माँ से भी अधिक प्यार करते हैं। ठीक है, बेशक यह अपरिहार्य है। आखिरकार मैं सबसे अच्छा हूं। अपनी बेटियों के प्रति विक्टर का अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया। उफ, किसी कारण से हमारी बेटी आपसे और मुझसे भी ज्यादा परेशानी पैदा करने वाली होगी। विक्टर हंसा। तुम्हें कुछ पता नहीं है, उसने कहा, काले और लाल बालों वाली एक छोटी लड़की की छवि की कल्पना करते हुए, जिसके रोने से पूरा शहर फट गया। डायास सिल्वर न्यूज स्टोरीज ऑन नो वी ए एल्बन CO। अपनी सभी भावी बेटियों में से उसने भविष्यवाणी की कि स्कैथर वाली उसकी बेटी अपनी क्षमता के कारण सबसे विनाशकारी होगी। वास्तव में वे सभी विनाशकारी होंगी, लेकिन ये लड़की विशेष रूप से विनाश के दूसरे स्तर पर थी। ये सब उन गुणों के कारण था जो उसे अपने माता पिता दोनों से विरासत में मिले थे। आश्चर्य की बात यह है कि हारुना से पैदा हुई उनकी बेटी का स्वभाव भी स्कैथर के समान ही होगा, तथा वायलेट से पैदा हुई बेटी अपने माता पिता की तुलना में अधिक शांत होगी, जिससे ये सिद्ध होता है कि सिर्फ इसलिए कि माता पिता पागल थे, उनके बच्चों को भी उसी रास्ते पर चलने की आवश्यकता नहीं थी। इन भविष्यवाणियों के बारे में सोचते हुए विक्टर ने अपना सिर हिलाया और उन पर ज्यादा ध्यान न देने की कोशिश की। आखिरकार भविष्य अनिश्चित था और कुछ भी बदल सकता था। भविष्य में उसने जो छोटी लड़की देखी, वह विक्टर या स्कैथर के बदलाव के आधार पर पूरी तरह से अलग दिख सकती थी। आखिरकार ये भविष्य विक्टर और स्कैथर की वर्तमान स्थिति के आधार पर भविष्यवाणी की गई थी, जिसे हर कोई जानता था कि यह अस्थायी था क्योंकि दोनों के पास बढ़ने के लिए बहुत जगह थी, और यही बात उनकी अन्य पत्नियों पर भी लागू होती थी। इस बारे में बोलते हुए, मुझे हारुना से मिलना है और उसकी वंशावली में सुधार करना है। हारुना ने बहुत पहले कहा था कि वह ड्रैगन में परिवर्तित नहीं होना चाहती थी और अपनी 9 पूंछ वाली लोमड़ी की वंशावली को बनाए रखना चाहती थी। विक्टर ने इस निर्णय का सम्मान किया क्योंकि यह उसकी पत्नी की पसंद थी। उसे बस इतना करना था कि फॉक्स वंश को इनारी से भी बड़ा बना दे। आखिरकार उसे उसके साथ रात की गतिविधियों में शामिल होने के लिए पर्याप्त मजबूत बनना था, अन्यथा वह मर जाएगी। विक्टर ने सोचा, सौभाग्य से फेनरीर के साथ हुई लड़ाई के कारण मैं अपने आप पर अधिक नियंत्रण करना सीख रहा हूं। ताशा, एंडरसन और थॉमस की बातचीत खत्म हो गई और अगले ही पल वे दोनों कमरे से बाहर चले गए। एक पल के लिए एंडरसन ने विक्टर और उसके बगल में बैठी 2 महिलाओं को देखा। ड्रैगन की विशेषताओं को देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या राक्षस है! विक्टर पिछली बार से बिल्कुल अलग दिख रहा था, और वह सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि कोई इतने कम समय में इतना कैसे बदल सकता है। एंडरसन की निगाहें महसूस करते हुए विक्टर ने उसकी ओर देखा और हाथ हिलाते हुए मुस्कुराया। एंडरसन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कमरे से बाहर चले गए। जिस क्षण एंडरसन और थॉमस कमरे से बाहर निकले, ताशा ने अपने हाथ से इशारा किया, और जल्द ही सभी वेयरवुल्फ उसके बेटों के पीछे चले गए। ताशा अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई, अपने लंबे, सीधे काले बालों को पीछे फेंका और आह भरी। विक्टर ने ताशा के रूप को थोड़ी प्रशंसा भरी नजरों से देखा। अब जब वह ऊपर चढ़ गई थी, तो वह उसकी नजरों में पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उनमें मध्य पूर्वी महिला की विशेषताएं थीं, लेकिन यूरोपीय वंश भी था। उसकी त्वचा कांस्य रंग की थी, और उसके लंबे काले बाल थे।
कुल मिलाकर वह कांस्य रंग की क्लियोपेट्रा की आदर्श छवि की तरह दिखती थी। ये विशेषताएं तब और भी स्पष्ट हो गईं जब वह एक उच्च स्तरीय देवी और पूर्वज के रूप में उभरी। विक्टर जानता था कि उसे नश्वर से तुलना करना पसंद नहीं आएगा, खासकर क्लियोपेट्रा से, इसलिए उसने यह बात खुलकर नहीं कही। उसके पैक में सभी वेयरवुल्फ में उसके जैसी ही विशेषताएं थीं, जिससे साबित होता है कि वे एक ही जगह से आए थे। उसने केवल लाइकोस कबीले के वेयरवुल्फ को ही अधिक यूरोपीय विशेषताओं के साथ देखा, लेकिन समर के सूर्य के कारण वे भी कांस्य रंग के थे। उस दृष्टिकोण से लियोना वास्तव में असामान्य थी, क्योंकि वह बहुत पीली थी, मानो वह उत्तरी ध्रुव की गहराइयों से आए हो। क्या आपने निरीक्षण कर लिया है, प्रोजेनिटर? ताशा ने सहजता से पूछा, लेकिन उसकी आवाज में सराहना थी। अभी नहीं। तुम उठकर टहल क्यों नहीं लेते ताकि मैं तुम्हें बेहतर तरीके से देख सकूं? विक्टर इतना बेशर्म था कि वह पत्थरों से भी खून उगलवा सकता था और उन्हें शर्मिंदा कर सकता था। सामान्यतः ये शब्द किसी भी महिला में घृणा पैदा कर सकते थे, लेकिन चूंकि वह विक्टर था, एक सुंदर आदमी, इसलिए उसने जो कुछ भी किया था उसे माफ कर दिया गया, और वह महिलाओं को भी ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकता था। ... जीवन अनुचित था। ताशा ने अपनी आंखें खोली और विक्टर को खुशी से देखा। अगले ही पल, सबको चौंकाते हुए, उसने ठीक वैसा ही किया जैसा विक्टर ने कहा था। वह खड़ी हो गई, अपने लंबे, सीधे बालों को पीछे की ओर फेंका और अपने शरीर को मोड़कर खुद को दिखाया। विक्टर ने ये सब धीमी गति से देखा, उसके शरीर के हर मोड़ को ध्यान से देखा। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही, विक्टर ने ईमानदारी से कहा। आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच चुके हैं। अब आपको बस इसे निखारना है और इसे और भी मजबूत बनाना है। कमरे में प्रकाश ढका हुआ था, जिससे 2 ड्रैगन पंखों की छाया बन रही थी, और हर किसी को एक हत्या की मंशा महसूस हो रही थी। मुझे लगता है कि यह सब आपकी चालाकी की वजह से है। इसे चालाकी कहना मुझे खलनायक जैसा बना देगा। मुझे ये देखकर दुख हुआ कि इतनी सारी संभावनाओं वाली एक महिला इस तरह बर्बाद हो रही है, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ा, विक्टर ने आह भरते हुए कहा, जैसे वह उस पर कोई एहसान कर रहा हो, और वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। विक्टर के आत्ममुग्ध शब्दों पर स्कैथर और ताशा ने आंखें घुमाई। कमरे में प्रकाश ढका हुआ था, जिससे 2 ड्रैगन पंखों की छाया बन रही थी, और हर किसी को एक हत्या की मंशा महसूस हो रही थी। ताशा ने मैटिस की तरफ देखा, जो उस पर हमला करने के लिए तैयार लग रहा था। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी नाराजगी इतनी स्पष्ट थी कि उसने हवा को भारी बना दिया। क्या आप कृपया अधिक शालीनता दिखा सकते हैं, जो एक शासक और पूर्वज ताशा फेनरीर के लिए उपयुक्त हो? ताशा ने नाक सिकुड़ी और वापस अपनी डेस्क पर चली गई। फिर उसने अपनी बाहें अपने कामुक स्तनों के नीचे क्रॉस की और अपनी डेस्क पर झुक गई। अब क्या? ताशा ने विक्टर से पूछा। उद्धरण चिन्ह ... आपका क्या मतलब है? तुम समर में आए, हमारे समाज को अस्त व्यस्त कर दिया, लाइकोस कबीले की कुलमाता को अपने कब्जे में ले लिया, और मेरे देश के सबसे बड़े कबीले को लगभग मार डाला। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि शहर में तुम्हारे कई जासूस हैं। अगर तुम एक ऐसे प्राणी नहीं होते जिसे भड़काना नामुमकिन होता, तो ऐसे कामों को पहले ही युद्ध का काम माना जाता। उद्धरण चिन्ह ... एह, कितना भयानक! विक्टर ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा जैसे कि दर्द में हो। मैंने जो कुछ भी किया वह बड़े अच्छे के लिए किया था। मेरे दोनों शिक्षकों को मुझ पर गर्व होगा। 2 शिक्षक? मेरे अलावा आपके पास और भी शिक्षक थे? स्कैथर ने पूछा, उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। बेशक, क्या तुम्हें याद नहीं है? हमने हाल ही में मेरे शिक्षकों और उनकी महान महत्वाकांक्षा को देखा था। उद्धरण चिन्ह ... ओह! स्कैथर को अब समझ में आया कि वह एक निश्चित गांव के बुजुर्ग और एक बूढ़े जादू स्कूल शिक्षक के बारे में बात कर रहा था, जिसे उन्होंने समूह के साथ देखा था। ये समझकर कि वह मजाक कर रहा था, उसका मूड शांत हो गया। क्या आप मजाक करना बंद कर सकते हैं और गंभीरता से जवाब दे सकते हैं? ताशा ने गंभीरता से पूछा। लेकिन मैं गंभीरता से जवाब दे रहा हूं, विक्टर ने उलझन में जवाब दिया, और फिर उसकी मुस्कान प्रकट हुई। मैंने जो कुछ भी किया वह महान भलाई के लिए था। मेरी महान भलाई के लिए। वह जहां था वहां से उठ खड़ा हुआ और ताशा की ओर चल पड़ा। विक्टर कुलीनता की शालीनता और एक प्रलोभक की चालाकी के साथ ताशा की ओर बढ़ा,
जिसने अनजाने में एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह अपनी मेज पर झुकी हुई थी। विक्टर ने ताशा के निजी स्थान पर आक्रमण किया, और वह कुछ भी नहीं कर सकी, जबकि वह एक इनक्यूबस की प्रकृति के साथ सौंदर्य के देवता की तरह एक मोहक चेहरा बना रहा था, एक अनूठा चेहरा। उसने एक गहरी सांस ली, एक ऐसा कार्य जो उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह जल्द ही विक्टर के ड्रैकोनिक फेरोमोन्स से बमबारी कर रही थी। और भले ही उसने कुछ नहीं कहा, वह अपने पूरे अस्तित्व से महसूस कर सकती थी कि यह मजबूत पुरुष उसे चाहता था। उफ! मेटिस ने अपना हाथ अपनी नाक पर रखा और अपनी टांगें और भी कसकर मोड़ ली। वह अनुचित तरल पदार्थों को उन जगहों से बाहर आने से रोकना चाहती थी जहां से उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए। विक्टर ने अपना एक हाथ ताशा की कमर पर रखा और दूसरा हाथ उसके गाल पर। ताशा का दिल और भी तेजी से धड़क रहा था जब उसने विक्टर के मांसल शरीर को अपने शरीर के साथ महसूस किया। अनजाने में उसके वुल्फ ईयर्स और टेल प्रकट हो गए, और जैसे कि वह उसके आगे बढ़ने पर प्रतिक्रिया कर रही थी, उसकी पूंछ उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसकी आंखें इच्छा और अधिकार से चमक रही थीं। विक्टर ने धीरे से उसके गाल को सहलाया और अपना चेहरा उसके करीब ले आया। ताशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और विक्टर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और अगले ही पल एक चुंबन हुआ। यह सब धीरे धीरे और सौम्य, लगभग मासूमियत से शुरू हुआ। लेकिन जिस क्षण ताशा ने निषिद्ध स्वाद चखा, उसकी सारी झिझक हवा में उड़ गई, और वह उछलकर उसे और कसकर गले लगाने लगी तथा अपनी टांगें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली। जो एक मासूम चुंबन था वह एक भावुक, हिंसक और अधिकार जताने वाले चुंबन में बदल गया। चुंबन के बीच में ताशा ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसकी दोनों आंखों में एक लाल जादुई घेरा दिखाई दिया और अगले ही पल उसकी दृष्टि कई बार बदल गई। भले ही वह रॉयल पैलेस में थी, लेकिन यहां से वह अपना शहर देख सकती थी। अनिच्छा से ताशा विक्टर से दूर चली गई, जिससे लार का एक पुल बन गया जो उनके होठों को जोड़ता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या है? उसने गहरी सांस ली। वह क्या है? जैसा कि मैंने कहा, यह मेरे व्यापक हित के लिए है, और यदि यह मेरे व्यापक हित के लिए है, तो इसका अर्थ यह है कि यह आपके व्यापक हित के लिए भी है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह है। ताशा ने अपनी आंखें चौड़ी करके खोली क्योंकि वह विक्टर के शब्दों के निहितार्थ को समझ गई थी। हाँ, ये मेरे राक्षस हैं जो समर में फैले हुए हैं, और वे अब तुम्हारी आंखें और कान हैं। विक्टर ने ताशा को उसके सभी भेड़ियों को नियंत्रित करने और समर पर पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए एकदम सही उपकरण दिया। ताशा ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा, कब से? वह जानना चाहती थी कि वह कब से यह योजना बना रहा था। शुरू से ही, ताशा। विक्टर ने उसके गाल को सहलाया, उसके चेहरे से काले बाल हटाए और कान के पीछे रख दिए। जब मैंने कुछ तय कर लिया था, तब तुम्हारे पास मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया और उसे अपनी लाल बैंगनी आंखों में गहराई से देखने को कहा। तुम मेरी हो। अगर तुम यह नहीं चाहती, अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करती, तो इससे निपट लो। क्योंकि तुम अब मुझसे दूर नहीं भाग सकती। उसके अधिकार भरे लहजे ने ताशा के पूरे शरीर को सिहरन से भर दिया। उसने गहरी सांस ली, उसकी आंखें फैल गईं, और उसकी इच्छा बेकाबू हो गई। उन मजबूत, अधिकारपूर्ण शब्दों को सुनना कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसे पहले कभी नहीं पता था कि वह चाहती थी। उसके अंदर इच्छाएं उमड़ रही थीं। उसके शरीर से शुद्ध स्त्री फेरोमोन्स फूट पड़े, जिससे सारा स्थान शुद्ध कामना की गंध से भर गया। अब स्कैथा की बारी थी कि वह घृणा के भाव से अपनी नाक पर हाथ रखे। वह बहुत उत्साहित है। कमरा। अब ताशा ने उस पर हमला करते हुए गुर्राहट के साथ कहा, उसकी गर्दन को चूमते हुए, उस पर अपनी खुशबू अंकित करना चाहती थी। मुझे लगा था कि तुम कभी ये शब्द नहीं कहोगे। विक्टर हंसा, जब उसके दो पंख उसके पीछे दिखाई दिए और उसे और ताशा को ढक लिया। अगले ही पल दोनों गायब हो गए और एक खाली कमरे में दिखाई दिए। आह, भाड़ में जाओ। फिर से मेटिस फिर से समुद्र की ओर उड़ गया। हाँ, वह फिर ऐसा करेगा। स्कैथा हंसा।